ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, शोपियां और कुलगाम से बड़ी अपडेट है। शोपियां और कुलगाम से 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। 5 से पूछताछ करेगी जम्मू कश्मीर पुलिस। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शोपियां और कुलगाम से बड़ी खबर है। बड़ी अपडेट यह है कि शोपियां और कुलगाम से 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। 5 से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। ये बड़ी अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं, शोपियां और कुलगाम से आ रही है, जहां पर 5 लोग हिरासत में लिए गए। आपने देखा था किस तरीके से लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही थी और जिस तरीके से कल उधमपुर, सांबा और श्रीनगर में खासकर लाल चौक पर भी छापेमारी की गई थी। तमाम लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश की गई थी और साथ साथ जांच इस बात को लेकर पुख्ता की जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से फरीदाबाद मॉड्यूल बस्ट किया गया, फरीदाबाद मॉड्यूल बस्ट किए जाने के बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कनेक्शंस मिलने लगे लोगों के साथ और जगह जगह छापेमारी हुई। और छापेमारी के दौरान हमने देखा था कि तमाम जीएमसी, तमाम अस्पतालों में इस बात को भी खंगाला जाने लगा कि कैसे वहां पर हथियार छुपाए गए हैं, क्योंकि जानकारी ये मिली थी, इनपुट्स ये मिले थे कि आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर के अस्पतालों को गजा के अस्पतालों की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रची गई थी। और इसी के मद्देनजर ये तमाम जो कार्रवाई है वो की जाने लगी। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर भर में। और अब जानकारी ये मिल रही है कि शोपियां और कुलगाम से बड़ी अपडेट आ रही है। शोपियां और कुलगाम से 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। 5 से पूछताछ करेगी जम्मू कश्मीर पुलिस। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी सरोज कफील जुड़ गए हैं। सरोज, डिटेल में बताइए क्या जानकारी है। देखिए, अभी तक तो खैर जो डिटेल आप कह रहे हैं उतनी ही डिटेल है। कल रात को जो एसओजी जैनपुरा है वहां से 4 शख्स हैं जिनको अभी तक हिरासत में लिया गया है। पूछताछ हो रही है उनसे। एक मुनीब रियाज हैं जो छत्रगाम के रहने वाले, वही जुनैद बशीर हैं, मुजम्मिल फारूक और मोहम्मद अब्बास मीर, ये छत्रगाम के रहने वाले हैं। आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली धमाकों के बाद किस तरह से एक प्रहार चल रहा है एजेंसी का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसके चलते हुए कई लोगों को इन्वेस्टिगेशन के तौर पे सवाल जवाब के लिए उठाया जा रहा है। तो ये 4 शख्स जो है इनको उठाया गया। और वही अगर आपको मैं बोलूं, वही कुलगाम एरिया से इमाम साहिब, वहां पर एक जगह है, वहां से भी मोहम्मद यूनिस डार को डिटेन किया गया है। हालांकि सवाल जो अभी चल रहे हैं स्पेशली नॉर्थ साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी जितने भी टेरर नेक्सस रहा डॉक्टर्स का, इसमें से मोस्टली जितनी भी लीड्स मिली वो साउथ कश्मीर से ही मिली। तो उसी के चलते हुए इस वक्त जो है कि लार्जर इनका ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसमें इन लोगों को उठाया गया है पूछताछ के लिए। हालांकि अभी भी कल रात से इन लोग के अभी एसओजी जो है सवाल पूछी जा रही है, अभी तक इनको छोड़ा नहीं गया है। लेकिन इनके घर वालों को यह आश्वासन दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके में इनको इनोसेंट पाया गया है, इनको इमीडिएटली छोड़ दिया जाएगा। और ये एक रूटीन प्रोसेस है दिल्ली धमाकों के बाद, जहां हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, मुख्तलिफ लोगों को डिटेन किया जा रहा है और सवाल जवाब के बाद उनको छोड़ा जा रहा है। उसी कड़ी में इन 5 लोगों को भी पुलिस ने उठाया था, लेकिन अभी तक ही पुलिस की हिरासत में है, इनको अभी छोड़ा नहीं गया है। जी, टेरर के लिहाज से, मिलिटेंसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो शोपियां और कुलगाम की सेंसिटिविटी क्या कहती है, ये भी बताएं सरोज। देखिए अगर हम बात करें, स्पेशली अगर अर्ली 90s की पहले बात करेंगे, आप खुद भी जानते होंगे कि जो टेरर का पूरा नेक्सस था ये शुरू हुआ था नॉर्थ कश्मीर से, यानी कि बारामुल्ला था, उस टाइम पे सुंबल, सफापुरा जैसे इलाके हुआ करते थे, बांडीपुरा जैसे इलाके। लेकिन फिर आपको याद होगा जब बुरहान वानी जैसे आतंकी सामने आए, वो लोग सारे साउथ कश्मीर से आए। एक मेजर शिफ्ट हुआ इवेंचुअली 2002-2003 के बाद, जहां पे हमने देखा कि साउथ कश्मीर में आतंक या OGWs है, वहां पर उनका पनपना ज्यादा शुरू हुआ। और उसी के चलते हुए फिर हमने देखा कि किस तरह से मोस्टली जितने भी आतंकी हुआ करते थे, स्पेशली बुरहान वानी जैसे लोग या जितने भी इससे पहले थे आतंकी थे, ये यंगस्टर्स जो अपने आप को यहाँ पर आइडियलाइज करवाते थे यंगस्टर्स के जरिए सोशल मीडिया पे, इन सब का साउथ कश्मीर का ही लिंक रहा था। हाल ही में जो दिल्ली में भी धमाके हुए उसमें भी आप देख लीजिए, जितने भी डॉक्टर्स थे मोस्टली सब साउथ कश्मीर से ही थे। तो कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर अब एक नया गढ़ बन चुका है। 90 का दशक नॉर्थ कश्मीर, उसके बाद का जो 2002 के बाद का दशक, जहां हमने देखा कि साउथ कश्मीर में। लेकिन कोशिश यही है इस वक्त यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस की या यहाँ की एजेंसीज की कि किस तरह से साउथ कश्मीर में भी इस आतंकी नेक्सस का जो ये इसको कम किया जाए कहीं ना कहीं। उसी के चलते हुए आप देख रहे हैं कि जो पकड़ दकड़ इस वक्त चल रही है वहां पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरोज। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार डॉक्टर्स खुद स्लीपर सेल से थे, ये जानकारी मिल रही है। इन डॉक्टर्स को ही मिलना था ब्लास्ट के निर्देश। खुफिया एजेंसियां कर रही हैं मामले की जांच। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक डॉक्टर्स के इस ब्लास्ट में शामिल होने की जानकारी मिल रही है, और ऐसे में इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था शुरुआती दौर में कि किन्हें ये डॉक्टर्स डायरेक्शन देंगे, किन्हें निर्देश देंगे, किन्हें कहेंगे ब्लास्ट किया जाए, किन से कहा जाएगा कि जाकर आप हथियार पहुंचाएं, आप तबाही मचाएं, आप मासूम लोगों को मौत के घाट उतारें। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि ये खुद ही स्लीपर सेल थे। ऐसा नहीं था कि इनके जरिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था। जानकारी ये मिल रही है कि इन्हें ही बड़ी वारदातों को अंजाम देना था। यही आखिरी कड़ी थे साजिशों की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। गिरफ्तार डॉक्टर्स खुद स्लीपर सेल थे। इन डॉक्टर्स को ही ब्लास्ट के निर्देश मिलने थे। खुफिया एजेंसियां अब इस मामले की जांच कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद आपने देखा कि पहली बात तो ये तस्वीर 10 नवंबर की आप देख रहे हैं, लाल किले के पास किस तरीके से गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था। डॉक्टर उमर ने एक तरीके से आप ये कह लीजिए सुसाइड ब्लास्टिंग की थी। गाड़ी में मौजूद था बहुत सारे विस्फोटक के साथ, और उसके बाद उसने खुद को उड़ा लिया और साथ साथ आसपास जो लोग थे वो भी इसमें मारे गए थे। बड़े पैमाने पर तबाही मची थी। और उसके एक दिन पहले फरीदाबाद मॉड्यूल बस्ट हुआ था, और फिर एक के बाद एक कई ऐसे डॉक्टर्स सामने आए जिनका जम्मू कश्मीर से कनेक्शन रहा, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन रहा, जिसमें एक तस्वीर आप शाहीन की और मुजम्मिल की देख ही रहे हैं। और ऐसे में अब जानकारी ये मिल रही है, जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, जानकारी ये मिल रही है कि ऐसा नहीं था कि ये डॉक्टर्स जो थे ये किसी और को डायरेक्शन देने वाले थे, किसी और को निर्देश देने वाले थे। ये खुद ही हर ब्लास्ट को, हर मौत को अपने हाथों से अंजाम देने वाले थे। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर अस्पतालों को नोटिस भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस का प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस भेजा गया। अस्पतालों से विदेशी डॉक्टर्स की जानकारी मांगी गई है। अस्पतालों में पढ़ रहे डॉक्टर्स की जानकारी भी मांगी गई है। रेडार पर कौन है? पाकिस्तान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अपने आतंक के लिए जाना जाने वाला। बांग्लादेश है, यूएई है, चाइना से आए डॉक्टर्स भी हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर अब अस्पतालों को नोटिस भेज दिया गया है। आपने देखा होगा किस तरीके से साउथ कश्मीर में जीएमसी अनंतनाग में बंदूक पाई गई थी, और बंदूक के बाद हमने देखा था कि अलग अलग जीएमसी अस्पतालों में, चाहे श्रीनगर की बात हो, चाहे और किसी जीएमसी जम्मू की बात हो, हर जगह छापेमार कार्रवाई की गई, क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि टेररिस्ट तमाम अस्पतालों को बिल्कुल उसी तर्ज पर इस्तेमाल करना चाहते थे जिस तर्ज पर गजा के अस्पतालों को इस्तेमाल किया गया था। जिस तरीके से गोला बम बारूद अस्पतालों में सुरक्षित रखा गया था, जिससे कि किसी को शक भी ना हो। अस्पतालों पर आमतौर पर लोग शक नहीं किया जाता, और यही वजह थी कि उसी तर्ज पर अस्पतालों को बम बारूद का पूरा जखीरे का अड्डा बनाना चाहते थे। और अब इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर अस्पतालों को नोटिस दिया गया। पहले खंगाला गया था, सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, एक एक अलमारी को, एक एक डॉक्यूमेंट को चेक किया गया था, और अब ये नोटिस भी। दिल्ली पुलिस का प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस। अस्पतालों से विदेशी डॉक्टर्स की जानकारी मांगी गई है। अस्पतालों में पढ़ रहे डॉक्टर्स की जानकारी मांगी गई। और रेडार पर पाकिस्तान है, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स भी है, और साथ साथ चाइना से आए डॉक्टर्स भी हैं। और इसी पर एक और बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर है। एनआईए ने ब्लास्ट केस में जांच तेज कर दी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन से 18 लाख कैश भी बरामद किए हैं। कमरे की अलमारी से 18 लाख कैश बरामद किए गए। 18 लाख कैश पॉलिथीन में छिपाए गए थे। 25 सितंबर को आतंकी शाहीन ने कैश में खरीदी थी कार। बड़ा सवाल यही कि इतना कैश आखिर डॉक्टर शाहीन के पास आ कहां से रहा था, क्योंकि आमतौर पर पेशे से प्रोफेसर थी। पहले कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में काम करती थी, वहां से छोड़ दिया। उसके बाद इनकी एक के बाद एक कई विदेश यात्राएं आई सामने, उसमें पाकिस्तान की 3 यात्राएं थी। और अब जानकारी ये मिल रही है, एनआईए ने ब्लास्ट केस में जांच तेज कर दी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन से 18 लाख कैश बरामद किए गए हैं। 18 लाख कैश। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 लाख कैश मिलने से पहले जब इन्होंने गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी भी इन्होंने कैश पैसे देकर ही खरीदी थी। कमरे की अलमारी से 18 लाख कैश बरामद हुए हैं। 18 लाख कैश पॉलिथीन में छिपाए गए थे। 25 सितंबर को आतंकी शाहीन ने कैश में कार खरीदी थी, वो भी तब जब ये जॉब छोड़ चुकी थी।
और एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि ईडी की जांच में अल फलाह ट्रस्ट का एक और कारनामा सामने आया है। दिल्ली के मदनपुर खादर में मृतक लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन हड़प ली है। ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी का घोटाला कांड। ईडी के हाथ लगे फर्जीवाड़े के चौंकाने वाले सबूत। मरे लोगों के नाम पर जमीन का सौदा। ईडी की जांच में जो पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल। ईडी को जांच में पता चला है कि मदनपुर खादर की खसरा नंबर 792 वाली जमीन पहले से ही विवादों में थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब कागजों पर दस्तखत चेक किए गए। जिन लोगों के नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई गई थी उनमें से कई लोग दशकों पहले मर चुके थे। जैसे नत्थू की मौत 1972 में हुई थी, हरबंस सिंह 1991 में, हरकेश 1993 में और 1998 में शिवदयाल और जयराम भी गुजर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर 7 जनवरी 2004 की तारीख डालकर दिखाया गया कि इन मृतक लोगों ने अपनी जमीन बेचने की अनुमति दी। यही फर्जी दस्तावेज आगे चलकर जमीन ट्रांसफर में इस्तेमाल किए गए। ईडी के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन बेहद प्लानिंग के साथ किया गया ताकि दिल्ली के मदनपुर खादर की कीमती जमीन को हड़पा जा सके। जांच में पता चला कि फर्जी जीपीए बनने के 9 साल बाद 27 जून 2013 को इस जमीन पर एक रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार की गई। कागजों में जमीन की कीमत 75 लाख रुपए दिखाई गई और खरीदने वाली संस्था के तौर पर तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन का नाम दर्ज हुआ। फर्जी जीपीए विनोद कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर तैयार की गई। दिखाया गया कि मृतक लोगों ने विनोद को अपनी जमीन बेचने की इजाजत दी है। इसके बाद विनोद ने वही जमीन आगे तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। ये वही फाउंडेशन है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई और जिसके संचालक जावेद अहमद सिद्दीकी और उनका परिवार है। ईडी के मुताबिक ये पूरा ट्रांजैक्शन शुरुआत से आखिर तक फर्जी है। न दस्तखत असली थे, न जीपीए वैध थी और न ही जमीन बेचने की अनुमति। सब कुछ झूठे कागजों पर खड़ा था। ईडी ने अपनी जांच में साफ कहा है इस घोटाले का आखिरी लाभार्थी तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन है। जमीन आखिरकार इसी फाउंडेशन के नाम पर दर्ज हुई। अब ईडी इस केस में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों और इस पूरी जालसाजी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये केवल एक जमीन का मामला है या इससे जुड़े और भी सौदे हैं। जांच एजेंसियां कह रही हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे खुलासे होने बाकी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।